नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। मित्रों, आप सभी के लिए हम लाए हैं जाति व्यवस्था का पार्ट 2। इसमें हम लोग जाति व्यवस्था पर और गंभीर चिंतन करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिनके लिए आप कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। हमारे कोर्सेस यूपीएससी मेंस, यूपीपीसीएस मेंस, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल हैं और सभी की अलग अलग फ़ीस दी गई है। इस फीस के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जहां पर पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है और जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और वो अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लेक्चर बने होते हैं कहीं ज़्यादा गंभीर ढंग से, कहीं ज़्यादा कंप्रहेंसिव ढंग से। हम उदाहरण देकर सरल भाषा में सरलता से बताते हैं, जिससे आपकी अच्छी समाजशास्त्री अप्रोच डेवलप हो और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल करें 7054161270 पर। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जाति व्यवस्था का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जाति व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्षों पर जानेंगे। हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में जाति व्यवस्था के उद्विकास, मतलब कैसे जाति व्यवस्था डेवलप हुई, कैसे जाति व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, जाति व्यवस्था के स्वरूप कैसा था, जाति व्यवस्था के कार्य कैसे थे, उन चीज़ों को जानने की कोशिश की थी। और साथ ही इन पहलुओं को भी जाना था जो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को भी जानने की कोशिश की थी। इस पक्ष में हम लोग सैद्धांतिक पक्षों पर बात करेंगे, जैसे प्रजाति सिद्धांत, जैसे धार्मिक सिद्धांत, जैसे व्यावसायिक सिद्धांत इत्यादि इत्यादि। साथ ही हम लोग जो अन्य जातियों, अन्य जो धर्मों में जाति व्यवस्था के स्वरूप को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे जाति व्यवस्था पर ना केवल आपके पीटी में कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी और सरलता में आप जाति व्यवस्था को ठीक तरीके से समझ जाएंगे, समग्रता में आपकी अप्रोच विकसित हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जाति व्यवस्था के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत। तो जैसा कि मैंने इसके पहले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया कि जाति व्यवस्था का जो है जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जहाँ पर 4 वर्णों का वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यही ऑर्डर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, जो प्योरिटी एंड पैल्यूशन के सूत्र में है। यहाँ पर ब्राह्मण वर्णों को छोड़कर, जहाँ ब्राह्मण जो है एजुकेशन का काम करेंगे, क्षत्रिय शासक का काम करेंगे और जो वैश्य हैं वो व्यावसायिक कार्य करेंगे और शूद्र उपरोक्त तीनों की सेवा करेंगे। ये सिद्धांत है और उसी के साथ जाति व्यवस्था का सिद्धांत प्रारंभ होता है। पहला सिद्धांत है प्रजाति सिद्धांत। प्रजाति सिद्धांत, ये कंसेप्ट, ये सिद्धांत दिया है हर्बर्ट रिजले ने। ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं, किसने दिया? रिजले ने, घुरिये ने, मजूमदार ने। तो आइए देखते हैं कि रिजले क्या कहते हैं। रिजले की पुस्तक है पीपल ऑफ इंडिया। इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया है। पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक में कहते हैं कि जाति व्यवस्था में प्रजाति सिद्धांत के अंतर्गत वो अनुलोम विवाह की बात करते हैं। अनुलोम विवाह क्या है फ्रेंड्स? जैसा कि मैंने अपने मैरिज वाले लेक्चर में बताया था, उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की, अनुलोम विवाह है। और प्रतिलोम विवाह क्या है? उच्च कुल की लड़की निम्न कुल का लड़का। मजूमदार की क्या राय है? मजूमदार को जानते हैं। देखिए, आपको प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, प्रजाति सिद्धांतकार हैं, जाति व्यवस्था के प्रजाति सिद्धांतकार हैं, ऑप्शन दे देंगे। कभी कभी 3-3 के बेंच बनाएंगे, कभी कभी सिंगल दे देंगे, तो आपको क्लियर रहना चाहिए। डी.एन. मजूमदार क्या कहते हैं कि जो आर्य हैं, आर्य सामाजिक व्यवस्था अपने साथ लेकर आए थे। यानी कि जब आर्य भारत आए, जैसे कई लोग मानते हैं कि कोई कहता आर्कटिक्स से आए, कोई कहता पश्चिम से आए, कोई कहता पूर्व से आए, अलग अलग भ्रम है उसमें, लेकिन जो फिर भी एक मान्यता है मजूमदार की कि जाति व्यवस्था आर्य अपने साथ लेकर आए हैं। आर्यों को श्रेष्ठ पुरुष माना गया था, सभ्य पुरुष माना गया था। फिर हम लोग दूसरे सिद्धांत पर बात करेंगे, धार्मिक सिद्धांत। जाति व्यवस्था के धार्मिक सिद्धांत पर। इस सिद्धांत के प्रोपाउंडर कौन है? होकार्ट और सेनार्ट। होकार्ट और सेनार्ट ये जाति व्यवस्था के सिद्धांत का धार्मिक सिद्धांतकार है। होकार्ट क्या कहते हैं कि जाति व्यवस्था देवताओं को भेंट चढ़ाने का संगठन है। जाति व्यवस्था देवताओं को भेंट चढ़ाने का संगठन है। जबकि सेनाट क्या कहते हैं धार्मिक कारकों पर आधारित बल देते हैं। वो जाति व्यवस्था के धार्मिक कारकों पर वो बल देते हैं। तो 2 चीज़ें आपने सीखी,
धार्मिक सिद्धांत के अंतर्गत होकार्ट और सेनार्ड ने कंसेप्ट दिया है, बिल्कुल भी घुरिये ने नहीं दिया है, आप याद रखें। वो कहते हैं, होकार्ट कहते हैं कि जाति व्यवस्था देवताओं को भेंट चढ़ाने का संगठन है, जबकि सेनार्ड कहते हैं धार्मिक कारकों पर बल देते हैं। अगला सिद्धांत है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, इसमें कहा गया है जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का परिणाम है। ये कोटेशन डायरेक्ट पूछी गई है, ये कहा है अब्बे दुबाई ने। अब्बे दुबाई नामक समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का परिणाम है। इनका मानना है कि ब्राह्मणों ने अपनी होशियारी, अपने लाभ के लिए ये होशियारी दिखाई है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था में अपने आप को सर्वोच्च रखा। तो फिलहाल ये राजनीतिक सिद्धांत है। जीएस घुरिये क्या कहते हैं, जीएस घुरिये कहते हैं जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है। जो यमुना के किनारे पल्ला ये करके लंबी चौड़ी कोटेशन है, जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है, इस तरीके से घुरिये कहते हैं। ये डायरेक्ट कोटेशन कई बार पूछी गई है, लंबी कोटेशन है, आपको याद रहना चाहिए। फिर बात करेंगे व्यावसायिक सिद्धांत के बारे में। व्यावसायिक सिद्धांत को किसने दिया, नेस्फील्ड ने दिया। कम से कम 100 बार पूछा जा चुका है। जाति व्यवस्था का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया, नेस्फील्ड ने दिया। वो क्या कहते हैं, केवल पेशा और केवल पेशा ही जाति व्यवस्था के निर्धारण का आधार है। पेशा और केवल पेशा ही जाति व्यवस्था के निर्धारण का आधार है, यानी कि पेशे के आधार पर जाति व्यवस्था को आंकना। जैसे मैंने बताया था कि जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की 5-6 विशेषताएं बताई थी, उसमें वो पेशे के आधार पर जाति व्यवस्था का विभाजन भी करते हैं। आगे बात करते हैं उद्विकासी सिद्धांत की। उद्विकासी सिद्धांत के बारे में, इसे श्रेणी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रोपाउंडर कौन है, एबेटसन। एबेटसन नामक समाजशास्त्री इसके प्रोपाउंडर हैं, प्रवर्तक हैं। वो क्या कहते हैं, जाति प्रथा की उत्पत्ति धार्मिक संघों से हुई है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, धार्मिक संघों से हुई है। आर्थिक वर्ग से आर्थिक संघ की उत्पत्ति हुई है। ये कोटेशन याद रखना, धार्मिक संघ से जो है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है और आर्थिक वर्ग से आर्थिक संघ की उत्पत्ति हुई है। और आगे अगला एक कंसेप्ट है सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत। ये कभी नहीं पूछा गया है अभी तक मेरी जानकारी में। सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत दिया है शरद चंद्र राय ने। शरद चंद्र राय ने यह सिद्धांत दिया है, सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है आदिम संस्कृति या मानववाद का सिद्धांत। आदिम संस्कृति या मानववाद का सिद्धांत, ये कंसेप्ट दिया है हट्टन ने, मेरिट ने एवं कार्डरिंगटन ने। 3 लोग हैं, हट्टन, मेरिट, कार्डरिंगटन। दोनों एक ही चीज़ है, मानव सिद्धांत या आदिम संस्कृति का सिद्धांत। ये बेसिकली है क्या फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम लोग जाति व्यवस्था के या समाज की उत्पत्ति के जो प्राचीनतम सिद्धांत हैं, प्राचीनतम जो व्याख्याएं हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं, जिसके अंतर्गत जाति व्यवस्था के उद्भव या समाज के उद्भव के स्वरूप और उसके आधार की व्याख्या करते हैं। जैसे मानव सिद्धांत के अंतर्गत जो जैसे समाज की जो संस्कृति है उसका आधार क्या माना गया था, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, प्रेतवाद, ये सब चीज़ें, प्रकृतिवाद, यानी कि धार्मिकता उनके मूल में थी। धार्मिक रूढ़िवाद बेसिकली उनके मूल में था। अगला कंसेप्ट है बहुकारक सिद्धांत। ये किसने दिया, हट्टन ने दिया। G.H. हट्टन ने बहुकारकवादी सिद्धांत दिया है, जिसमें बहुत से कारक बताए गए हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के। फिर आगे हम लोग बात करेंगे वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया। अब जैसे ये प्रश्न आ जाएगा, वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया, कभी कोई लगाएगा ही नहीं, गोल्ड-थेरमीज कभी कोई लगाएगा ही नहीं। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि ऑड लगता है, आदमी घुरिये लगा देगा फटाक से, एम.एन. श्रीनिवास लगा देगा और कोई लगा देगा, लेकिन ये नहीं लगाएगा गोल्ड-थेरमीज। जबकि वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया, गोल्ड-थेरमीज ने दिया। तो वही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कंसेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे जाति संरचना के सिद्धांत पर। जाति संरचना के सिद्धांत पर बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे प्रश्न इस लेक्चर से मिलने वाले हैं। आखिरी पर तक बने रहिए, डटे रहिए, कॉपी कलम से नोट करते चलिए, छा जाएगा, यही सब मैटर छाएगा एग्जाम में, तब आप लोग हंसेंगे वहाँ पर कि जो सर ने कहा था वो ठीक कहा था। पहला है संरचनात्मक सिद्धांत, दूसरा है सांस्कृतिक सिद्धांत। संरचनात्मक सिद्धांत के 2 प्रकार हैं, पहला है विशिष्ट सिद्धांत और दूसरा है सार्वभौमिक सिद्धांत। विशिष्ट सिद्धांत को किसने दिया है, योगेन सिंह ने दिया है और एडमंड लीच ने दिया है। याद कर लीजिए, रट लीजिए, नोट कर लीजिए।
विशिष्ट सिद्धांत को किसने दिया? योगेंद्र सिंह ने दिया और एडमंड लीच ने दिया, जिसमें वो जाति व्यवस्था के कुछ विशेषीकृत कारकों को आधार मानते हैं। जबकि सार्वभौमिक सिद्धांत को दिया है फ्रेडरिक बार्थ ने और बेरमैन ने। फ्रेडरिक बार्थ और बेरमैन ने सार्वभौमिक जाति व्यवस्था के सार्वभौमिक संरचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत सार्वभौमिक कारण को जिम्मेदार माना है। अब हम लोग बात करेंगे सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में इसमें भी दो हैं, विशिष्ट है, सार्वभौमिक है। विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? लुई ड्यूमॉन्ट ने दिया है। जाति व्यवस्था के सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत विशिष्ट सिद्धांत दिया है लुई ड्यूमॉन्ट ने। ये वही लुई ड्यूमॉ हैं जिन्होंने होमो हायरार्किकस किताब लिखी और प्योरिटी और पैल्यूशन की बात करी, प्योरिटी और पैल्यूशन की बात करी, शुद्धता और प्रदूषण की बात करी और दक्षिण भारत का अध्ययन किया। आगे दूसरा कंसेप्ट है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक सिद्धांत। ये दिया है वेबर ने और जेस घुरिये ने। ये दिया है मैक्स वेबर ने और जेस घुरिये ने। सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत सार्वभौमिक आधारों पर व्याख्या की है। तो एकदम क्लियर हो गया होगा, दोबारा एक बार कर देते हैं। जाति संरचना के सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है संरचनात्मक सिद्धांत और दूसरा है सांस्कृतिक सिद्धांत। संरचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत दो चीजें हैं, विशिष्ट सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत। विशिष्ट सिद्धांत में योगेंद्र सिंह और एडमंड लीच महत्वपूर्ण है, जबकि सार्वभौमिक सिद्धांत के अंतर्गत बोरमैन और फ्रेडरिक बार्थ महत्वपूर्ण है। वही सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत विशिष्ट और सार्वभौमिक सिद्धांत इसमें भी दो हैं, जिसमें विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत लुई ड्यूमॉन्ट इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में मैंने बताया, और यूनिवर्सल या सार्वभौमिक सिद्धांत के अंतर्गत वेबर और जेस घुरिये इंपॉर्टेंट है। जहाँ जेस घुरिये जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताते हैं, वहीं वेबर स्टेटस ग्रुप की बात करते हैं, वर्ग समूह की बात करते हैं। अब हम लोग डियर फ्रेंड्स जानने की कोशिश करेंगे जाति व्यवस्था के अन्य सिद्धांतों के बारे में। वो अन्य सिद्धांत क्या हैं, उनकी हम लोग विशेष समझ यहाँ रखते हैं। जैसे मुसलमानों में जाति व्यवस्था को जानने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों में जाति व्यवस्था को जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जाति व्यवस्था का स्वरूप हिंदुओं में नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी देखने को मिलता है, तो मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था है। अब चूँकि हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है ये एक बहुल समग्रतावादी धर्म है, उसकी अपनी व्यापकता है, लेकिन उसके अलावा अन्य धर्म हैं उनकी भी अपनी खूबसूरती है, अपनी विशेषताएं हैं, अपनी व्यापकताएं हैं जिनको समझते हैं। जैसे मुसलमानों में जाति व्यवस्था को समतामूलक बताया गया है, जब लेकिन भारत में जो मुसलमानों में जाति व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है उसमें असमानता है। कैसे? जैसे आप केरल के मोपलास का अध्ययन करें, मोपला केरल के कौन है? किसान हैं और मुसलमान हैं। इनका अध्ययन करें तो आप पाते हैं कि वहाँ 3 प्रकार हैं जाति व्यवस्था के। पहले हैं थंगल, थंगल याद रखना है, थंगल कहाँ के हैं? केरला के। अरबी और पुसालार, थंगल, अरबी, पुसालार 3। थंगल क्या कहते हैं? ये स्वयं को फातिमा बीबी का वंशज मानते हैं, ठीक है, फातिमा का वंशज मानते हैं। अरबी क्या है? ये स्वयं को अरब का निवासी मानते हैं, अरबी। और जबकि पुसालार क्या कहते हैं? ये बेसिकली स्थानीय मछुआरे थे, स्थानीय मछुआरा जनजाति। तो 3 प्रकार बताए गए केरल में। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश का अध्ययन देखते हैं जिसे गौस अंसारी ने किया। गौस अंसारी क्या कहते हैं? यूपी में 2 प्रकार हैं मुख्य तौर पर, एक है अशरफ और दूसरे हैं अजलफ। अशरफ के अंतर्गत ये अशरफों को कहते हैं ये गैर पूर्वज भारतीय हैं, यानी कि इनका जो है इनके पूर्वज भारतीय नहीं थे, और ये 4 प्रकार बताते हैं, यानी ये धर्मांतरण इनका नहीं हुआ था। जबकि अजलफ जो क्या है वो हिंदुओं से धर्मांतरित जातियां हैं, जिसको औरंगजेब ने, बाबर ने इत्यादि शासकों ने धर्मांतरित कराया था। तो अशरफ क्या है? अशरफों के अंतर्गत कौन कौन लगे? पहले हैं सैयद, ये बहुत ध्यान से देखिए, सैयद। सैयद, सैयद क्या है? पैगंबर की पुत्री की संतान है। सैयद सभी अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री की संतान मानते हैं। जबकि शेख अपने आप को क्या मानते हैं? ये देख लीजिए, कहीं मिलेगा नहीं, ये बहुत आसान भाषा में सरलता से बताया जा रहा है। शेख कौन है? ये स्वयं को अरब का निवासी मानते हैं, शेख अरब का निवासी मानते हैं। जबकि मुगल क्या है? मुगल कौन है?
ये मंगोल वंशी हैं। मंगोलों का आक्रमण आप लोगों ने पढ़ा होगा। मंगोल वंशी हैं, मंगोल क्षेत्र के रहने वाले हैं। जबकि पठान क्या है? पठान कौन है? ये अफगानी निवासी हैं, अफगानी निवासी हैं। तो इन लोगों में कहीं ना कहीं वंश के आधार पर और स्थानीयता के आधार पर वर्गीकरण देखने को मिला। क्योंकि भारत में जो इस्लाम है वो कहीं ना कहीं जो है मध्य एशिया से ही आया ज़्यादा विस्तृत रूप में, तो उनके अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। जबकि अजलफ क्या है? अजलफ बेसिकली ये हिंदू हैं जिनको जो है धर्मांतरित किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया इस्लाम धर्म में ज़बरदस्ती। मध्यकालीन भारत यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप देखेंगे वहाँ क्या कहते हैं, हिंदुओं से जो धर्मांतरित जातियाँ हैं, जैसे धोबी हो गए, धनिया हो गए, अंसारी हो गए, मनिहार हो गए इत्यादि, ये मैंने 4-5 जातियाँ लिख दी हैं। ये जो जातियाँ हैं इनका क्या भाई है कि ये धर्मांतरित की गई थी और बाद में इस्लामी ये का रूप इन्होंने धारण कर लिया। अब हम लोग देखेंगे ईसाइयों में जाति व्यवस्था। ईसाइयों में जाति व्यवस्था देखेंगे तो ईसाइयों में जाति व्यवस्था कहीं समतामूलक अधिक है, लेकिन धर्मांतरण का स्वरूप इनके यहाँ भी देखने को मिलता है। इन्होंने भी भारत में भाई अगर हम अंग्रेज़ों को देखें तो अंग्रेज़ों ने भी तो भारत में मिशनरीज़ की खूब स्थापना करी। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में जनजातियों को खूब चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, उनका रिलीजन कन्वर्ट किया। तो इन लोगों ने भी भारत में जाति व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिल जाएगा धीरे धीरे। ईसाइयों में धर्मांतरित देखने को मिलते हैं। जैसे नंबूदरी ब्राह्मण को सीरियन कहते हैं, सीरियन क्रिश्चियन। नंबूदरी ब्राह्मण को सीरियन क्रिश्चियन कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अगर इनमें जाति व्यवस्था समतामूलक है तो अपनी श्रेष्ठता क्यों बनाए रखने की बात करते हैं? ना करें अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने की बात, लेकिन ये लोग अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि हायरार्की को लाइक करते हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑगस्ट काम्टे क्या कहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है लेकिन वो अपनी श्रेष्ठता को सदैव अभिव्यक्त करना चाहता है। और आप नाडार, जो पश्चिमी तट के केरल के नाडारों को देखें तो नाडार, जैसे शिव नाडार का नाम ने सुना होगा आप लोगों ने, नाम बहुत अमीर आदमी। फिर हम लोग सिखों में जाति व्यवस्था को देखेंगे, सिखों में जाति व्यवस्था को देखेंगे। सिखों में जाति व्यवस्था, सिखों के जो गुरु थे उनका नाम है गुरु नानक, और सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 5 नियम बताए थे, कड़ा कच्चा कृपाण, है ना, ये सब धारण करने की बातें कही थी। अब इनके में जो जातियाँ देखने को मिलती हैं ये 3 हैं बेसिकली। पहले हैं सरदार, जो होते हैं जाट या कंबोज। सरदार, पहले सरदार, इनके अंदर जाट और कंबोज देखने को मिलेंगे। यानी कोई जाट या कंबोज लिखे तो आप कहेंगे ये सरदार है। दूसरे हैं मजहबीस, मजहबीस इसके अंतर्गत कौन है, अरोड़ा, खत्री, मेहरा। अरोड़ा, खत्री, मेहरा ये कौन है, मजहबीस हैं। और तीसरे कौन है, सांसी, ये लड़ाकू जातियाँ होती हैं। गतका वतका जो एक वो इनका इन लोगों का प्रोग्राम होता है, गतका तलवार चलाना, उछल उछल के, वो वाली चीज़ें। फिर हम लोग अब बात करते हैं एम एन श्रीनिवास के कंसेप्ट पर, जिसे हम लोग कहते हैं संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक जाना जाति के व्यवसायिक सिद्धांत, प्रजाति सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत इत्यादि इत्यादि के बारे में। और हम लोगों ने इस्लाम में, मुसलमानों में जो है जाति व्यवस्था को देखा, हम लोगों ने देखा ईसाइयों में देखा, और हम लोगों ने सिखों में जाति व्यवस्था को देखा। अब हम लोग कुछ सिद्धांतों पर बात करेंगे, जैसे संस्कृतिकरण। एम एन श्रीनिवास ने कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जो जातियां हैं वो निम्न जाति अपने से बेहतर जाति में होने का दावा करती है, कोशिश करती है। इस प्रक्रिया को जब उन लोगों ने देखा, एम एन श्रीनिवास ने अपनी स्टडीज़ में देखा, तो इसको उन्होंने एक नाम दिया। सबसे पहले इसका नाम दिया था ब्राह्मणीकरण। इसको मैं मुख्य परीक्षा में और डिटेल में बताऊंगा, यहाँ मैं पीटी के लायक चीज़ें बताऊंगा, ब्राह्मणीकरण। लेकिन बाद में उसे बदल दिया और संस्कृतिकरण कहा। संस्कृतिकरण बेसिकली है क्या? संस्कृतिकरण का अध्ययन उन्होंने मैसूर, जो कर्नाटक में पड़ता, वहाँ के कुर्ग का अध्ययन किया तो और बताया। तो संस्कृतिकरण बेसिकली संस्कृताइजेशन बेसिकली निम्न जाति के लोग जब उच्च जाति के लोगों जैसा आचार व्यवहार, रीति रिवाज, रहन सहन फॉलो करने लगते हैं तो उसे कहते हैं संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण। ये 2 वे प्रोसेस है, यानी नीचे वाला कोशिश करे और ऊपर की जाति वाला स्वीकार करे। भारत में आज 7000 से ज़्यादा जातियाँ डेवलप हो गई हैं, जबकि एम एन श्रीनिवास अपने जो है जाति व्यवस्था के अध्ययन में 2350 जातियों
को बताते हैं और उनकी 4750 उपजातियाँ बताते हैं। आज ये जातियाँ करीब 7300 के आसपास भारत में देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, जब कभी उच्च जाति ने निम्न जाति को नहीं अब स्वीकारा तो उसने एक नया स्वरूप धारण कर लिया। फिर मुख्य परीक्षा में इसको और डिटेल में बताएंगे। फिर अगला कंसेप्ट है प्रभु जाति का। ये कंसेप्ट भी एम.एन. श्रीनिवास ने दिया। भैया आप यही रटे रहेंगे, आपका सवाल हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। इतना डिटेल में मैं करा दे रहा हूँ, उतना पूछा ही नहीं जाएगा आपका। भाई कंसेप्ट याद रहे, बबेड़ा पार्क। इन्होंने ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन किया था। ओक्कालिंगा पूछ लेगा, पूछा गया है बल्कि। और ये प्रभु जाति का 3 आधार बताते हैं, संख्या शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति। अब कई किताबों में 5-5, 6-6 मिलते हैं, लेकिन 3 मुख्य आधार हैं, संख्या शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। ये प्रभु जाति है क्या? प्रभु जाति वह है जो एक क्षेत्र विशेष में डोमिनेट करती हो, डोमिनेंट करती हो, प्रभुत्व उसका स्थापित हो, दबदबा कायम हो। अगला कंसेप्ट है जाति स्टीरियोटाइप का। जाति स्टीरियोटाइप का ये कंसेप्ट दिया है नर्मदेश्वर प्रसाद ने। इसमें क्या है, स्टीरियोटाइप क्या होता भाई? जैसे हैं वैसे बने रहना, अपने आप को बदलना नहीं, बदलने की कोशिश नहीं करना। दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। अब हम लोग बात करते हैं कुछ केस स्टडीज़ पर जो बड़ी मज़ेदार हैं और खूब पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में इनका यूज़ बताएंगे जब पढ़ाएंगे। तो पहली केस स्टडी है O.M. लिंच या O.N. लिंच की। इन्होंने आगरा के जाटों का अध्ययन किया था, वही संस्कृताइजेशन के कंसेप्ट में कि कैसे जाति व्यवस्था बदल रही है। और दूसरा सच्चिदानंद ने शाहाबाद के चमारों का अध्ययन किया था। शाहाबाद के चमारों का अध्ययन किया था और हरिजन एलीट का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया। फिर F.G. बेली ने, मैंने पुराने लेक्चर भी बताया कि इन्होंने किसका अध्ययन किया, बीसी पारा का या बीसी पाड़ा का अध्ययन किया था। और तंजौर का अध्ययन किया है कैथलीन गफ ने। तंजौर पड़ता है तमिलनाडु में, तंजौर पड़ता है तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया, एंद्रे बेत्ते ने किया। श्रीपुरम का अध्ययन एंद्रे बेत्ते ने किया। और W.F. राव ने किसका अध्ययन किया, जातिगतशीलता का। W.F. राव ने जातिगतशीलता का अध्ययन किया। और विलियम रो लिखा है ये रो, विलियम रो ने सेनापुर का अध्ययन किया। ये भैया पूछे गए हैं, सब सारे पूछे गए हैं। अगर आप बैकअप्स देखेंगे सारे पूछे गए हैं, इनको रटिए। फिर साना जाति का अध्ययन किया है रुडोल्फ ने। और फिर अस्पृश्यों की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है सैमनसन ने। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहला O.M. लिंच ने आगरा के जाटुओं का अध्ययन किया जाति व्यवस्था के संदर्भ में। सच्चिदानंद ने चमारों का अध्ययन किया शाहाबाद के और कंसेप्ट एक दिया, हरिजन एलीट कंसेप्ट भी दिया। F.G. बेली ने बीसी पारा का अध्ययन किया, पूछा जाता है। कैथलीन गफ ने तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र का अध्ययन किया। एंद्रे बेत्ते ने, जिनको भारत का वेबर कहा जाता है, इन्होंने श्रीपुरम का अध्ययन किया। जात गतिशीलता का अध्ययन W.F. राव ने किया। सेनापुर का अध्ययन किसने किया, विलियम रो ने किया। और साना जाति का अध्ययन किसने किया, रुडोल्फ ने किया। और सैमसन ने अस्पृश्यों की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये जाति व्यवस्था पर दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे पेड ग्रुप से आकर जुड़िए। हमारा पेड ग्रुप है PGT असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके लिए 6,000 रुपये फीस है, 5% डिस्काउंट है। और UGC नेट JRF या NTA नेट भी कह सकते हो, उसके लिए हमारी फीस है 11,000 रुपये, जिस पर 10% डिस्काउंट है। और UPSC और स्टेट पीसीएस के लिए हमारी जो फीस है वो है 25,000 रुपये और इस पर भी 10% डिस्काउंट है। तो आप लोग हमारा कोर्स ले सकते हैं। हम आपको कंप्लीट मैटर प्रोवाइड करेंगे, PDFs में प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपके डाउट सेशन रखे जाएंगे, आपको वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, आपको डाउट क्लियर करेंगे, आंसर राइटिंग करवाएंगे, आंसर फॉर्मेटिंग भी करवाएंगे और जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसे समझाया जाएगा। साथ ही बहुत ईजी ढंग से केस स्टडीज़ के माध्यम से समाजशास्त्री ढंग से मेंस को क्लियर किया जाएगा। साथ ही UGC नेट और JRF के लिए डाउट सेशन रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, इत्यादि इत्यादि। साथ में यही चीज़ PGT के लिए भी अवेलेबल है। तो
उससे आगे कुछ नहीं आएगा। आप हमारे लेक्चर देखें तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।